जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए पॉलिटी में आज हम नागरिकता पढ़ते हैं। नागरिकता भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक को कवर करता है। चलिए शुरू करते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नागरिकों और अन्य देशीय व्यक्तियों के बीच जब हम तुलना करते हैं तो नागरिक किसे कहते हैं, अपने देश का नागरिक किसे कहते हैं? जो हमारे देश का नागरिक होता है उसको हमारे देश की नागरिकता प्राप्त होती है, और जो अन्य देश के व्यक्ति होते हैं वो हमारे देश में घूमने टहलने, बिजनेस करने या किसी अन्य पर्पज़ की वजह से रहते हैं। वो हमारे देश का वीज़ा लेकर, अनुमति लेकर, वीज़ा जो कि एक अनुमति के रूप में होता है, उसको लेकर हमारे देश में रहते हैं, लेकिन वो हमारे देश के नागरिक नहीं माने जाते हैं। ठीक है। नागरिक जिन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो नागरिक होते हैं। नागरिकों के भी भारतीय राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कर देना। जो बाहरी लोग होते हैं वो जो है घूमने टहलने आए तो कर नहीं देंगे अपना, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना इत्यादि, ये सब नागरिकों के कर्तव्य हैं। नागरिकों के अन्य अधिकार, तो अपने देश का कोई नागरिक है उसको हमारा संविधान क्या क्या अधिकार देता है? केवल नागरिकों को, ठीक है, बाहरी लोगों को नहीं। तो जो हमारे देश का नागरिक है उसको अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30, ये अनुच्छेदों का अधिकार, जो मूल अधिकार है, ये केवल नागरिकों को दिया गया है। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ जो है अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अफ्रीकन कोई उठे और कह दे कि देखिए अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी के खिलाफ यहाँ पर जो है जाति, लिंग, मूल वंश, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मेरे साथ यहाँ पर जो आप लोगों को, इंडियन को जो सुविधाएं प्राप्त हैं वो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रही है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये केवल नागरिकों के लिए ये सुविधाएँ हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16 भी केवल नागरिक के लिए है, भारतीय नागरिक के लिए। लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता का अधिकार, अफ्रीकन आदमी उठ के कोई नौकरी नहीं मांगने लग सकता है कि नहीं कि आर की भर्ती निकली है, पीसीएस की भर्ती, उसमें हम भी फॉर्म भरेंगे, है ना। वाक और अभिव्यक्ति, संगम, संघ बनाने, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है, ये भी केवल नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29 और 30, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त है। बाकी जो अधिकार हैं वो सबको प्राप्त हैं, रहने वाले जो चाहे विदेशी भी हों उनको भी हमारे यहाँ का जो अधिकार है वो मूल अधिकार प्राप्त है। लेकिन कुछ मूल अधिकार जैसे 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, मतलब किसी भी कोई भी इलेक्शन लड़ना चाहे तो लड़ सकता है। कौन? उसके लिए आपको नागरिक होना जरूरी है भारत देश का। संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार है किसको? केवल नागरिकों को। और कुछ सार्वजनिक पद धारण करने की पात्रता केवल और केवल भारत के नागरिक ही रखते हैं, है ना। अन्य देशीय व्यक्ति, अन्य देशीय व्यक्ति कौन कौन हो सकते हैं? दो देश के व्यक्ति हमारे देश में आ सकते हैं। एक तो हमारे मित्र राष्ट्र के व्यक्ति होंगे, ठीक है, और एक होंगे शत्रु राष्ट्र के व्यक्ति। मित्र राष्ट्र के व्यक्ति जैसे जिसके साथ भारत के मधुर संबंध हैं, ठीक है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, और जितने भी यूरोपीय देश हैं लगभग सबके साथ हमारा इस समय अच्छा संबंध है। तो ये सब शत्रु देश के व्यक्ति जैसे कौन कौन हो जाएंगे? पाकिस्तान हो गया, चाइना को शत्रु देश माना नहीं जाता है लेकिन चाइना भी लगभग शत्रुता निभाता है, तुर्की हो गया। तो यहाँ सबके नागरिकों से थोड़ा भारत देश में थोड़ा सा परहेज किया जाता है। तो ये सब हो गए। तो शत्रु देश को मतलब तुर्की को भी शत्रु देश भारत ने नहीं घोषित कर रखा है, केवल पाकिस्तान ही है शत्रु देश, बाकी कोई नहीं है। लेकिन ये सबसे थोड़ा सा जो हमारे खिलाफ रहते हैं वो शत्रु देश ही माने जाते हैं ना। तो चाइना, पाकिस्तान, ये सब इसी में आएंगे। तो इनके नागरिकों को अगर शत्रु देश घोषित कर दिया तो वहाँ के नागरिकों को अनुच्छेद 22 से भी जो है जो 22 से उनको मूल अधिकार प्राप्त हैं उसको भी छीन लिया जाता है। अनुच्छेद 22 में क्या है? गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है, ठीक है। ये अनुच्छेद 22 का जो अधिकार है ये मित्र देश के नागरिकों को मिलता है, लेकिन जो शत्रु देश के नागरिक हैं उनको नहीं मिलता है। बस इतना अंतर है मित्र और शत्रु देश के नागरिकों के लिए। अन्य देशीय व्यक्तियों के अधिकार क्या क्या हैं? अन्य देशीय व्यक्तियों को 15, 16, 19, 29, 30 ये तो किसी को, चाहे मित्र देश हो चाहे अशत्रु देश हो, किसी को नहीं मिलेंगे। इसको छोड़कर अन्य सभी अधिकार प्राप्त हैं अन्य देश में, लेकिन शत्रु देश के व्यक्तियों को अनुच्छेद 22 के अधिकार जो प्राप्त है वो उनको नहीं मिलता है, वो उनसे छीन लिया जाता है, ठीक है। ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि भारत में जन्म से नागरिक और देशीकरण द्वारा नागरिक दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होंगे, ठीक है। अब भारत में अगर जन्म लियो तब तो भारत के नागरिक हो ही, तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो, और बाद में पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली तब भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने वहाँ जन्म लिया है और वहाँ की जन्म लिया तो वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त हो गई, वहाँ का आप अमेरिका के सिटीजन हो गए, तो ही वहाँ का चुनाव लड़ सकते हो। अगर वहाँ पर आपने जन्म नहीं लिया है तो वहाँ की नागरिकता होते हुए भी आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। ये हो गया।
नागरिकता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो भारत के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। इसमें इस संबंध में ना तो कोई अस्थायी न कोई विस्तृत प्रावधान है। यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। ठीक है, भारत के नागरिक सब बन गए थे जो 26 जनवरी 1950 से पहले यहाँ पर निवास करते थे। यह संसद को ऐसे मामलों के और नागरिकता से संबंधित किसी अन्य मामलों के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। नागरिकता संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो है, ठीक है। और नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान के लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, तो इसमें जो कानून नियम बनाए गए वो नागरिकता के लिए बनाए गए, नागरिकता अधिनियम 1955। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 9 तक नागरिकता देने का कैसे कैसे जो है तो देखिए, अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब संविधान प्रारंभ होते ही जितने लोग भारत में निवास कर रहे थे सबको नागरिकता दे दी गई। ठीक। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से जो लोग भारत, देखिए संविधान लागू हुआ, ठीक है, अब जितने लोग भारत में रह रहे हैं सब भारत के नागरिक हो गए। लेकिन जो बाद में पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, उनको नागरिकता दी गई, तो अनुच्छेद 6 के तहत दी गई। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता दी गई। अनुच्छेद 7 में क्या है, जब हिंदू पाकिस्तान से भारत आए तो अनुच्छेद 6 के तहत उनको नागरिकता दी गई, हिंदू चाहे मुसलमान। ठीक। लेकिन कुछ मुसलमान यहाँ पे इस सोच में आ गए कि यहाँ तो हिंदुओं का देश होने जा रहा है, तो वो पाकिस्तान चले गए और सोचा कि हम पाकिस्तान में रहेंगे। पाकिस्तान में गए तो इनको लाठियाँ पड़ी, देखे बहुत हालत ख़राब है भैया, पाकिस्तान में नहीं रह पाएंगे। अल्लाह तौबा करके फिर से भागा है कहाँ, हिंदुस्तान में। तो इनको जब फिर से हिंदुस्तान में भागा है कि हमको फिर से नागरिकता दे दीजिए हिंदुस्तान की, तो उनको नागरिकता दी गई अनुच्छेद 7 के तहत। भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले और फिर भारत को वापस आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जाती है। तो अनुच्छेद 5 में जब संविधान लागू हुआ सबको दे दी गई। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से आए उनको दे दी गई। अनुच्छेद 7 में जो भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से फिर भारत दौड़ के आए, उनको दी गई। और अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति कौन, NRI, ठीक, जो अपने भारत देश का पासपोर्ट रखते हैं और बाहर गए हैं किसी काम को, किसी बिजनेस की वजह से, जो 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए भारत से बाहर हैं, जो नौकरी कर रहे हैं बाहर, ठीक है, सऊदी अरब में कमा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कहीं कहीं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कहीं कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, कहीं कोई डॉक्टर है, अलग अलग देशों में, और भारत को पैसा भेजता है, भारत की नागरिकता उसके पास है, तो वो क्या हो जाएगा, भारतीय मूल, नहीं, वो भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें क्या है कि भारतीय मूल मतलब कभी जो लोग बाहर चले गए थे और अब भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके दादा परदादा चले गए थे और वो अब उनके बच्चे जो है भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनको नागरिकता दी जाती है अनुच्छेद 8 के तहत। ठीक है, सॉरी, वो NRI के बारे में बताने लग गया था मैं। तो ये भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता ऐसे होती है। और अनुच्छेद 9, नागरिकता की समाप्ति, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करने पर नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी भारत की, ये कहता है अनुच्छेद 9। तो 9, 10, 11 में आपकी नागरिकता जाने का प्रावधान है। नागरिकता के अधिकारों का बना रहना जब तक कि संसद ने कानून न बना दिया हो, ठीक है, तो नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे। अनुच्छेद 11, संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। संसद के पास नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो जो CAA अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, इस पे अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां थीं वो कह रही थी हम अपने अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले ममता दीदी उछली जो है, और अलग अलग प्रदेश के जो नेता उस समय विपक्षी पार्टी के थे सब कह रहे थे हम अपने यहाँ CAA लागू नहीं करेंगे। तो इन लोगों की कोई औकात ही नहीं है कि न लागू हो, क्योंकि नागरिकता का पूरा पावर किसके पास है, संसद के पास है। उस समय जो पार्टी सत्ता में रहेगी संसद में, वो जो चाहे उन नागरिकता के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रदेश सरकारों का या राज्य सरकारों का कुछ नहीं चलता है। नागरिकता का अर्जन, तो 5 प्रकार से आप नागरिकता भारत का ले सकते हो। कैसे, एक तो जन्म से 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मा वह व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, चाहे अमेरिका का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, कहीं का भी हो, अगर उसका बच्चा 26 जनवरी 1950 से पहले तो सबको नागरिक बना दिया गया, अब 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच में जन्मा बच्चा भी भारतीय हो जाएगा ऑटोमेटिक, भारत में अगर जन्मा है। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा व्यक्ति, उसके माता पिता में से कोई एक अगर भारत के नागरिक होंगे तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब 1987 से देखिए, एक तो हो गया 1950 से 1987 तक भारत में अगर जन्मा है तो वो भारत का नागरिक हो गया। दूसरा आ जाएगा 1987 से 2004 तक
अगर भारत में जन्म है और उसके माता पिता में से कोई भी एक अगर भारत का नागरिक है तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका बच्चा भारत का नागरिक हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 3 दिसंबर 2004 के बाद एक और लॉ लाया गया। इसके अनुसार माता पिता या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा, मतलब माता या पिता भारत के नागरिक हो और दूसरा उस बच्चे के जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, तो जब अवैध प्रवासी न हो तो उसका बच्चा जो है भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों और शत्रु देशों के व्यक्तियों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, जो भारत में तैनात हैं विदेशी राजनयिक जैसे अमेरिका के हैं और सभी देशों के राजनयिक हमारे भारत देश में हैं, तो उनके बच्चे और शत्रु देशों के व्यक्तियों के बच्चे, जैसे पाकिस्तान हो गया और कोई शत्रु देश भारत घोषित करे तो उन लोगों के बच्चे हमारे देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे, भले ही हमारी धरती पर पैदा हो जाए। ठीक, वंशक्रम द्वारा नागरिकता ली जा सकती है। कैसे वंशक्रम द्वारा? भारत से बाहर जन्मा है कोई व्यक्ति लेकिन 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जन्म हुआ हो और पिता भारत के नागरिक थे, ठीक है, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक भारत का नागरिक माना जा सकता है। 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मा व्यक्ति, उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो भी, यहाँ पर पहले जो था उसमें पिता होना चाहिए भारत का नागरिक। ठीक है, यहाँ पर 1950 से 1992 के बीच में यहाँ पर पिता भारत का नागरिक होना चाहिए था, तो उसका बच्चा जो है भारत का नागरिक माना जाता। अब जो है 1992 में कहा गया कि ठीक है, पिता या माता में से कोई भी भारत का नागरिक होगा तो उसके बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। फिर कहा गया 3 दिसंबर 2004 वाला जो अमेंडमेंट एक्ट आया था तो उसमें कहा गया बशर्ते कि उसका जन्म तिथि के 1 वर्ष के भीतर या अधिक समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार की अनुमति से भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत हो। ठीक है, बच्चे का जहाँ जन्म हो जब, तो मतलब उसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक तो होने ही चाहिए, और उसको बच्चे को अगर भारत की नागरिकता दिलानी है तो क्या करना पड़ेगा, जो है भारत का जो वाणिज्यिक दूतावास होता है सभी देशों में, तो किसी भी देश, जिस देश में आपका बच्चा पैदा हो वहाँ पर भारत के वाणिज्यिक दूतावास में जाइए और उसको बच्चे को पंजीकृत करा दीजिए कि इसको हम भारत की नागरिकता दिलाना चाहते हैं, और इसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसको ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब तीसरा एक हो गया जन्म से, दूसरा होगा पंजीकरण, वंशक्रम से। अब आएगा पंजीकरण से। तो पंजीकरण द्वारा मतलब रजिस्ट्रेशन करा के आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अवैध प्रवासियों के लिए ये नहीं है। इसके केंद्र सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति अवैध प्रवासियों को छोड़कर द्वारा आवेदन करने पर उसे भारत की नागरिकता के रूप में पंजीकृत करा सकता, भारत का नागरिक के रूप में पंजीकृत करा सकता है, यदि वह कतिपय कुछ शर्तें रखी जाती हैं उनको पूरा करे और भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक, देशीयकरण द्वारा केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति अवैध प्रवासियों को छोड़कर द्वारा आवेदन करने पर उसे देशीयकरण का प्रमाण पत्र दे सकती है यदि उसके पास कुछ अर्हताएँ हैं तो। ठीक, तो ये भी होगा, 4 हो गए। और एक है किसी क्षेत्र के समावेशन द्वारा, मतलब कोई बाहरी देश है, बाहरी राज्य है, उसको भारत अपने राज्य में मिला ले तो वहाँ के सभी नागरिक ऑटोमेटिक भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। तो ये 5 प्रकार की नागरिकता भारत की मिल सकती है। अब नागरिकता समाप्त कैसे हो सकती है वो देखिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है कि 3 तरीके से नागरिकता समाप्त हो सकती है। कैसे समाप्त हो सकती है? तो एक है परित्याग द्वारा, आप खुद भारत की नागरिकता छोड़ दें, ठीक, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस समय अगर आपके पास नाबालिग बच्चे हैं, जब आप भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं, तो आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब वो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे और कहेंगे अरे हम तो भारत के नागरिक ही रहना चाहते थे, हमारी नागरिकता आपने समाप्त कर दी, हम तो बालिग थे नहीं, हमारे अंदर सोच समझ की शक्ति ही नहीं थी, हमारा पिता तो जो है ऐसे छोड़ के चला गया था, हमें भारत देश में ही रहना है, तो उसकी नागरिकता बच्चे की बहाल कर दी जाएगी और बच्चा भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ठीक, ये पूरी कहानी हो गई। एक हो गया पर्यवसान द्वारा, बाई टर्मिनेशन। ठीक है, इसके अनुसार आप किसी अन्य देश, भारत के नागरिक हैं लेकिन उसी के साथ साथ आप गए ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली, अमेरिका की नागरिकता ले लिया, तो क्या होगा, आपका भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, तो तीसरा है वंचित किए जाने पर या बाई डिप्रीवेशन। इसमें क्या है कि अगर आप कुछ ऐसा गलत काम कर देते हैं जिसमें धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, आपने भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की हो, युद्ध के दौरान दुश्मन देशों का साथ दिया हो, ठीक है, और गैर कानूनी काम किया हो, तो इसमें भारत की सरकार आपकी नागरिकता रद्द कर सकती है। तो ये 3 प्रकार से आपकी नागरिकता जा सकती है। अब आएंगे हम एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता अपने भारत देश में है, ये आप जानते हैं। इसमें क्या है कि भेदभाव न किए जाने का यह सामान्य नियम अनुच्छेद 15, 16, 19 के तहत कुछ अपवादों के अधीन है। मतलब आपके पास एकल नागरिकता रहेगी, आपके साथ आप किसी भी स्टेट में रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा स्टेट की, कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार के हैं, तमिलनाडु के, सबके साथ बराबर भेदभाव कोई भी नहीं होगा। ठीक है, बराबर बर्ताव किया जाएगा और बराबर आपको अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, भेदभाव कहीं पर हो सकता है तो आर्टिकल 15,
16 और 19 के तहत हो सकता है। तो उसको भेदभाव नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि इसमें राज्यों को कुछ जो है ताकत मिली हुई है कि वो अपने नागरिकों के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविज़न बना सकें। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य उन मामलों में अपने निवासियों को विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं जो प्राथमिकता दे सकते हैं जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के दायरे में नहीं आता है। ठीक है, भारतीय संविधान ने सबको बराबर रख रखा है, लेकिन अनुच्छेद 15 के तहत जो राज्य हैं वो अपने नागरिकों को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको जो है उसके प्रदेश ने उसके अपने नागरिकों के लिए, मतलब नागरिक तो भारत का ही है, अपने निवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रोविज़न बना दिया और वहाँ को जो है अपने जो राज्य के निवासी हैं उनको कुछ लाभ देने के लिए कुछ नियम बनाए। तो उसके लिए बिहार के लोग, झारखंड के लोग झगड़ा नहीं कर सकते तमिलनाडु के लिए, कोई उत्तर प्रदेश के लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है ना, वो अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य सरकारें कर सकती हैं। जैसे कई राज्यों में आपने सुना होगा कि 77%, जैसे झारखंड में हाल ही में वहाँ के जो राज्य के पद हैं, जो है राज्य सरकारी पद हैं, वहाँ पर उसने 77% आरक्षण दे रखा है कि केवल और केवल झारखंड के बच्चे ही उसमें सिलेक्ट होंगे, झारखंड के नागरिक ही सिलेक्ट होंगे। ठीक है, और बाकी जो बचता है उसमें आप जो है बाहर के प्रदेश के बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये जो है ये अनुच्छेद 15 के तहत ही राज्य कर पाते हैं, तो इसको आप जो है भेदभाव नहीं कहेंगे। अनुच्छेद 16, संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कतिपय रोजगार या नियुक्तियों के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16 में ही आरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 16 में आरक्षण है, तो SC/ST को आरक्षण मिलता है। ठीक है, OBC को आरक्षण मिलता है, EWS को आरक्षण मिल रहा है, महिलाओं को लेकर कुछ आरक्षण हैं, बच्चों को लेकर कुछ आरक्षण दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको छूट को हम फिलहाल आरक्षण कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो छूट दिए गए हैं तो उनको लेकर आप झगड़ा नहीं कर सकते कि हमारे लिए भेदभाव हो रहा है। सरकार सबको बराबर पायदान पर लाने के लिए ये कोशिश कर रही है कि सब लोग एक बराबर हो जाओ, उसके बाद आरक्षण हटा लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा केवल सरकार का मानना है कि सबको बराबर करने के लिए कुछ लोगों को विशेष छूट दी जा रही है, जिससे सब लोग, सभी नागरिक उसके बराबर हो जाएं, ना कि आपके साथ कोई अन्याय हो रहा है। ठीक है, यह अनुच्छेद 16 में होता है। अनुच्छेद 19 में क्या है कि संचरण और निवास की स्वतंत्रता किसी भी अनुसूचित जनजाति के लिए हितों के संरक्षण के अधीन है। जनजातीय क्षेत्रों के बाहरी लोगों में प्रवेश, निवास और बसने के अधिकार में विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों आदि के संरक्षण के कारण सीमित है। आप जो है ये नहीं लड़ सकते हैं जो इनर परमिशन, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको जाने से पहले सरकार की जो है पहले वहाँ से पूछताछ करना पड़ेगा, वहाँ की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो आपसे पूछताछ करेंगे कि आपको क्यों जाना है, क्या करने जाना है, कितने दिन में वापस आ जाओगे, कब जाओगे, तो वो पूरा आपको। और भारत में ही जब क्यों जगह हैं तो आप कहेंगे कि ये देखो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, भारत में ही नहीं घूम सकते, तो ऐसा नहीं है। वहाँ का कुछ कल्चर अलग है, वहाँ पर कुछ लोग जो हैं ट्राइब्स हैं, तो वो आपको या बाहरी लोगों से बहुत ज़्यादा अच्छे से घुले मिले नहीं हैं, तो उनको उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके बचाव के लिए सरकार जो सोचती है कि उनको उनकी संस्कृति बची रहे, इसीलिए सभी लोगों को वहाँ पर जाने के लिए अनुमति नहीं है, जैसे हर जगह घूमने की अनुमति है। तो ये कुछ ही जो है विवादित क्षेत्र हैं, वहाँ पर आप नहीं आ जा सकते हैं, बाकी पूरे भारत देश में आप भ्रमण अच्छे से कर सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, तो जो CAA कानून आया था 2019 में, जिसमें खूब हो हल्ला मचा, वो देखिए क्या है। इसमें अवैध प्रवासियों को परिभाषित किया गया पहली बार कि अवैध प्रवासी कौन कौन है। ठीक, तो इसमें बताया गया कि अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। ठीक, तो कहा गया कि अवैध प्रवासियों को भारत जो है नागरिकता नहीं दी जाएगी, तो कहा ठीक है मत दीजिए, लेकिन अवैध प्रवासी हैं कौन ये कैसे पता चलेगा, तो उसको परिभाषित किया गया। यहाँ अवैध प्रवासी को एक विदेशी के रूप में परिभाषित करता है जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश कर जाए, मतलब पासपोर्ट ना हो उसका अपने देश का, भारत से वीज़ा ना लिया हो और घुस आया हो। ठीक, तो ये हो गया अवैध प्रवासी। तो पहले इन्हीं दोनों को अवैध प्रवासी माना जाता था, लेकिन बाद में 2019 में क्या कर दिया गया कि उन लोगों को भी अवैध प्रवासी माना जाएगा जिनके पास पासपोर्ट भी हो, वीज़ा भी हो, लेकिन वीज़ा एक्सपायर हो गया, मतलब 6 महीने के लिए आए थे और 6 साल से रह रहे हैं भारत में ही। ठीक है, तो उनको भी अवैध प्रवासी के रूप में दर्ज कर दिया गया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि इस्लामिक राष्ट्र हैं, अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किए बैठे हैं, तो इसमें से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले कौन कौन लोग, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अगर ऐसे लोग आके बैठ गए हैं जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई कम्युनिटी से हैं और कहाँ से आए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, तो उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। भले ही उनका वीज़ा एक्सपायर हो गया हो, भले ही वो वैसे तार फांद के आ गए हों, उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
और व्यक्तियों के इन समूहों के लिए 11 वर्ष की शर्त को, जो पहले था कि 11 वर्ष की शर्त है कि आप पहले 11 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हों तो आपको नागरिकता के लिए आप जो है पंजीकृत करवा सकते हैं अपना नाम, तो उस शर्त को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया कि अगर ये लोग 5 वर्ष से भारत में लगातार रह रहे हैं तो इनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो 14 और 5 2019 तक आ जाएगा, है ना। 2014 के से आए हुए लोग हैं और 5 साल से कम रह रहे हों तो लगभग 2019 तक उन सबको नागरिकता, 2019 तक अगर रह रहे होंगे तो सबको नागरिकता दे दी जाएगी। और ये हो हल्ला मच रहा था कि कई अरविंद केजरीवाल वगैरह बोले थे या और विपक्षी पार्टी कि ऐसा सुनने के बाद तो बहुत सारे लोग आने लग जाएंगे, बहुत सारे लोग भाग के आ जाएंगे कि अब चलो भारत में ही रहा जाए। भैया ये तो देख लो कि उसने डेट ही दे दिया कि 2014 तक, उसके बाद आने वालों के लिए ये जो है लागू नहीं होता है। तो फालतू का जो है इसमें प्रॉब्लम क्रिएट किया जा रहा था। तो वो सब चीज़ें आप समझ लीजिए अच्छे से कि 2014 तक ही, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए लोगों के लिए ये कानून था। अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता के ये प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगा। मतलब ये जो संशोधन अधिनियम लाया गया था, ये जो 6ठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इस क्षेत्र के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। और यह कानून जो है इन क्षेत्रों में तो लागू नहीं होगा, साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड में लागू बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1973 के तहत अधिसूचित इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होगा, ठीक। तो इनर लाइन वाले क्षेत्रों में लागू नहीं होगा और ना असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में लागू होगा। इनर लाइन वाले क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है, चार प्रदेशों में। अब आइए समझ लीजिए कि NRI क्या होते हैं, PIO क्या होते हैं और OIC क्या होते हैं, ठीक है। NRI, PIO और OCI, ठीक, ये क्या होते हैं? तो NRI ऐसे लोग होते हैं जो भारत का पासपोर्ट अपने पास धारण करते हैं, मतलब वो भारत के नागरिक हैं और बाहर कमाने, किसी दूसरे देश में कमाने के लिए या किसी और कारण से 6 महीने से ज़्यादा, 6 माह से ज़्यादा के लिए जाते हैं, ठीक है, तो उनको कहा जाता है NRI। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन के लिए कोई मीटिंग अटेंड करने जो है चले गए अमेरिका तो आप NRI हो गए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए आप जो है इंग्लैंड घूमने चले गए, जापान घूमने चले गए तो NRI हो गए। नहीं, कम से कम 6 महीने के लिए आप बाहर देश में रह रहे हो तो आपको, और भारत की नागरिकता आपके पास हो तो आपको NRI माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भारतीय पासपोर्ट आदमी धारण करता है। जो PIO होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, तो ये लोग, इन लोगों के पास भारतीय पासपोर्ट नहीं होता है, इनके पास विदेशी पासपोर्ट होता है। और ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पूर्वज, ठीक है, या माता पिता क्या होते हैं, भारत के राष्ट्रीयता उनके पास रहती है, मतलब भारत के नागरिक रहते हैं और अब जाके किसी दूसरे देश में बस गए, वहाँ की नागरिकता ले ली, भारत की नागरिकता समाप्त हो गई, तो इनको कहा जाएगा भारतीय मूल के व्यक्ति। जैसे नरेंद्र मोदी जी जो है विदेश जाते हैं तो आप देखते होंगे भारतीय मूल के कई व्यक्ति वहाँ पर खड़े रहते हैं, हाथ में झंडा लिए तिरंगा, और जब वो भाषण करने जाते हैं तो वहाँ पर एडिटोरियम में भी बहुत लोग बैठे रहते हैं उनका भाषण सुनने के लिए, बहुत खुश होते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आया। पता नहीं उनके बाबा वहाँ पर गए थे कि उनके पिताजी वहाँ पर गए थे और वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर ली, भारत की नागरिकता समाप्त हो गई, लेकिन भारत देश के लिए प्रति अभी भी उनके अंदर प्रेम है, भावना है, प्रेम की भावना। जैसे ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे तो वो भी भारत मूल के हैं, है ना। कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। तो इन लोगों को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी कमला हैरिस की माता जी भारतीय साउथ इंडिया की थी, है ना। तो इसीलिए जो अब बहुत लोग चले गए उनके माता पिता इंडियन थे तो उनके बच्चे भारतीय मूल के कहे जाएंगे। भारत के प्रवासी नागरिक, ओके, तो OIC कार्ड होल्डर कहते हैं इनको, OIC कार्ड होल्डर, ठीक है। तो ये भारत के प्रवासी नागरिक, तो इनको जो है नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत के प्रवासी नागरिक OIC कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तो इनके पास भी भारत का जो भी वो होता है पासपोर्ट, तो भारत का पासपोर्ट इनके पास भी नहीं होता है, ओके। तो ये दोनों लगभग बराबर थे, तो इसीलिए 2015 में क्या किया गया, 2015 में ये PIO इसको ख़त्म कर दिया गया और इनको भी इसी में शामिल कर दिया गया। इसमें और इसमें केवल एक ही अंतर था कि जब भारतीय मूल व्यक्ति का आता था, यहाँ जैसे अमेरिका से कोई व्यक्ति है वो आया जिसके माता पिता या दादा दादी भारतीय थे, तो भारतीय मूल का बच्चा हुआ, वो आया भारत घूमने 5 साल के लिए रहने के लिए, या आप मान लीजिए कि PhD करने आया है तो 5 साल का 4-5 साल का कोर्स है तो वो करने आ गया। अब इसको क्या करना पड़ता था कि हर 6 महीने पर, हर 6 माह पर जाकर जो नज़दीकी पुलिस थाना होता था उसको पूरा रिपोर्ट देना पड़ता था कि हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर क्या कर रहे हैं, किस संस्था के साथ काम कर रहे हैं, या कहीं घूमने टहलने आए हैं या कहीं रह रहे हैं, पूरी अपनी जानकारी हर 6 महीने पर इसको देनी पड़ती थी।
लेकिन OCI वालों को ये जानकारी नहीं देनी पड़ती थी हर 6 महीने पर, इनको इससे छूट मिली हुई थी। तो यही केवल अंतर था इन दोनों में। तो इनको अब ख़त्म कर दिया गया और इनको पूरी तरह कर OCI में ही शामिल कर दिया गया और PIO जो कार्ड धारक थे इनको हटा दिया गया। तो कब? 2015 में, ठीक है, 2015 में। तो अब केवल NRI और OCI 2 ही कार्ड धारक बचे हैं, ठीक। आइए आगे बढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, जब NRI लोग आते हैं भारत तो इनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। जो PIO, क्या था यहाँ पर? PIO, तो जब PIO लोग मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति आते थे तो इनको वीज़ा लेके आना पड़ता था। लेकिन जो OCI वाले हैं इनको आजीवन वीज़ा मुक्त भारत में यात्रा कर सकते थे, ठीक है, आजीवन बिना वीज़ा के ये भारत में यात्रा कर सकते थे। तो अब यही इनको भी जो है मिल गई है सुविधा। भारत के स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता इनको नहीं थी, इनको थी, ठीक है। हर 6 महीने 180 दिन बता रहा है ना, तो हर 6 महीने पर इनको पुलिस में जाकर अपनी डिटेल देनी पड़ती थी। और OCI वालों को भी इसकी आवश्यकता नहीं थी, तो अब इनको भी आवश्यकता नहीं, इनको इसी में शामिल कर दिया गया। सभी क्रियाकलाप कर सकते थे कौन? भारतीय नागरिक NRI लोग। प्राप्त वीज़ा के प्रकार के अनुसार ही क्रियाकलाप कर सकते थे कौन? भारतीय मूल के लोग। तो अब इनको हटा दिया गया और कर दिया गया कि अनुसंधान कार्य को छोड़कर सभी क्रियाकलाप ये कर सकते हैं। वह भारत का नागरिक रहता था, ठीक है, NRI। और ये जो है भारतीय मूल वाले, ये भारत के नागरिक तो थे नहीं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण के लिए इनको अगर भारतीय नागरिक बनना है तो इसे NRI तो भारतीय नागरिक पहले से ही है, अगर जो भारतीय मूल वाले हैं इनको भारतीय नागरिक बनना होता था तो ये जो है दिखाते थे कि हम 7 साल से भारत में ही रह रहे हैं और कोई भी अवैध कार्य नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं कर रहे हैं, हमें भारत की नागरिकता चाहिए। तो सरकार मतलब उसकी एजेंसी जो है उसकी सब देखभाल करती थी, पुलिस छानबीन करती थी और अगर अच्छा व्यक्ति हुआ तो नागरिकता दे दी जाती थी। OCI वालों को नागरिकता 5 वर्ष पे ही दे दी जाती थी, इनको दी जाती थी 7 वर्ष पर। OCI वाले अगर 5 वर्ष से रह रहे हों, ठीक है, और लास्ट के 12 महीने वो भारत में ही अच्छे से रहे हों, आवेदन करें तो 12 महीने भारत में सामान्य रूप से निवासी हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाती थी, ठीक है। अब आइए OCI कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द कैसे किया जा सकता है। तो यदि OCI कार्ड धारक धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकृत कराए होंगे तो उनकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। यदि पंजीकरण 5 वर्ष के भीतर करा लिए होंगे और OCI को 2 वर्ष या उससे अधिक के मतलब 5 वर्ष के भीतर करा लिए होंगे तो इनकी मान्यता जो है, जो नागरिकता मिली होगी, रद्द हो जाएगी। अगर OCI कार्ड धारक है और उसको 2 वर्ष की, अगर जो बताया कि 5 साल से हम भारत में रह रहे हैं लेकिन उन 5 सालों में 2-3 साल जेल में रहा है, ठीक है, तो इसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। मतलब क्रिमिनल होगा तभी तो 2-3 साल की जेल हुई रही होगी। यदि यह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में आवश्यक है कि उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाए तो नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यदि OCI ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम या किसी अन्य कानून या प्रावधानों का उल्लंघन किया है तो नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। OCI रद्द करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि OCI कार्ड धारक को सुनवाई का अवसर न दिया जाए। तो एक मानवता की बात हो गई, ठीक है। तो हमारा ये जो है क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहाँ पर हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के भागों में बारे में, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और आपसे निवेदन है अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।